हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो सीरीज में हम हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में भी हम 10 और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस का ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय। अब चंपारण सत्याग्रह जो है, इसके लीडर जो थे, अगर आपको इस सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा भी पता है, देन दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में जब हम क्वेश्चंस को क्लासिफाई करते हैं, तो जब आप उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं और रिवाइज भी कर लेते हैं, तो हमें एक नज़र देख के पता चल जाता है कि ये ईजी कैटेगरी में फॉल करेगा, मॉडरेट में करेगा या डिफिकल्ट में करेगा। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें हम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जानबूझ के डाले जाते हैं कई बार, और ज़्यादा नहीं डाले जाते, एक या दो डाले जाते हैं, ताकि एग्ज़ाम का एक लेवल मेंटेन हो सके। जैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स में हर साल पूरे पेपर में 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ये सोचकर बनाए गए होते हैं कि इन्हें कोई भी सॉल्व ना कर पाए, या कोई लाखों में से कोई एक आधा शायद उसे पूरे यू कैन से श्योरिटी के साथ सॉल्व करें, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ द पेपर। और ऐसा हर सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन डाल के किया जा सकता है। लेकिन हम उस एक्सेप्शनल कैटेगरी की बात अगर ना करें, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में अगर हम इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट 3 कैटेगरीज माने, तो ये इजी कैटेगरी वाला सवाल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गांधीयन पीरियड का क्वेश्चन है, एंड गांधीयन पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि 1915 से शुरू होता है एंड गोज ऑल द वे टू 1947। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आए थे, और आते ही पहले उन्होंने 1.5 से 2 साल की भारत यात्रा की थी। लोगों से मिले, लोगों की प्रॉब्लम्स को जाना, और सबसे पहला मूवमेंट जो उन्होंने इंडिया में चलाई थी, सबसे पहला जो आंदोलन उन्होंने इंडिया में चलाया था, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। सो इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस आउट देयर। गांधी जी इज द करेक्ट आंसर। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने लीड किया था इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जहां पे 3 कठिया सिस्टम चल रहा था। 3/20 ऑफ लैंड के ऊपर फार्मर्स को कंपलसरी था कि उन्होंने इंडिगो ही उगानी है, जिसकी वजह से वो ऑप्रेस हो रहे थे। इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को लीड किया था। तो ए इसका आंसर है। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को क्या कहा जाता है? कौन सी रिपोर्ट के ऊपर ये बेस था? तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या इवेंट्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। इसमें जो मॉन्टेगू-शेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, यही इसका करेक्ट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसी तरह से जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं, ये थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ये जो नाम है, ये उस वक्त के गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम है। मॉन्टेगू, लॉर्ड शेम्सफोर्ड, लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो। इसी तरह से नेहरू रिपोर्ट जो है, ये 1928 में आई थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का चैलेंज हमने लिया था। देन रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड जो है, ये 1932 में आया था, राइट? कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है इसको। तो चारों इवेंट्स बड़े फेमस हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेगू शेम्सफोर्ड रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। ज्योतिबा फुले was one of the prominent dash of the 19th century India। क्या थे ज्योतिबा फुले? क्या ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, या पॉलिटिशियन थे? ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज बनाने के लिए जाने जाते हैं। सत्यशोधक समाज, ये एक लोअर कास्ट से आते थे, और इन्होंने लोअर कास्ट के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया। और इन्हीं के साथ जो सावित्रीबाई फुले थी, इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। इंडिया का पहला ऑल फीमेल स्कूल सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया था। आज इनके नाम पर महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी भी है। So these are really respected figures in Maharashtra's politics as well as in Indian national movement as socio-religious reformers। तो A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next, which of the following was a recommendation of Hunter Commission?
1882 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस करने के लिए उन्होंने कहा था, जैसे कि वर्नैकुलर मीडियम को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दो, देन लोगों को वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, जैसे कि एग्रीकल्चर या कोई और स्किल दी जाए, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, देन इट्स लाइक विमेन को एजुकेशन में आगे लेके आया जाए। बहुत सारे रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी। तो इनमें से कौन सी उनकी रिकमेंडेशन है? फर्स्ट, विमेन्स एजुकेशन। यस, दिस इज करेक्ट, तो यही करेक्ट आंसर है। न्यू रेगुलेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड सीनेट सिस्टम। एजुकेशन में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा प्रपोज नहीं किया था, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सीनेट सिस्टम या सिंडिकेट सिस्टम ऐसा कुछ उन्होंने प्रपोज नहीं किया था। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ स्टेट सपोर्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन, नो। In fact, they said that state should continue to support higher education. Introduction of civic education at college and university level, no. Vocational education, not civic education. तो women's education ही इसका correct answer है। Hunter Commission recommendation in 1882 on educational reforms. Who among the following was involved in Alipur bomb case? अलीपुर बॉम्ब केस 1907-1908 के आसपास अलीपुर में एक बॉम्ब फैक्ट्री डिस्कवर हुई थी और वहां पर बॉम्ब बनाए जा रहे थे, ऑफ कोर्स ब्रिटिश पर फेंकने के लिए। ये इंडिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत का दौर था, जो कि बंगाल पार्टीशन के बाद 1907-1908 में होनी शुरू हुई थी। तो इनमें से किसको हम अलीपुर बॉम्ब केस में एसोसिएट करते हैं? अरबिंदो घोष इसका करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट जो केस चला था जिसे हम अलीपुर बॉम्ब केस कहते हैं इनफॉर्मली, इस केस का नाम ही था स्टेट वर्सेस अरबिंदो घोष, तो अलीपुर बॉम्ब केस जो है। अच्छा, ये इसमें दो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये अलीपुर बॉम्ब केस है, एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस अलग से है, सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द टू। Next, which of the following upheavals took place in Bengal immediately after the revolt of 1857? 1857 रिवोल्ट के जस्ट बाद बंगाल में क्या बड़ा चेंज या बड़ी अपहीवल, उथल पुथल हुई थी, है ना? हिंदी में आंदोलन हुआ था। ओके, सन्यासी रिबेलियन, संथल रिबेलियन, इंडिगो डिस्टर्बेंसेस, पाबना डिस्टर्बेंसेस। देखिए, सन्यासी रिबेलियन तो बहुत पहले हो गया था, वो तो 1857 रिवोल्ट से पहले हो गया था। संथल रिबेलियन जो था वो इस एरिया में नहीं हुआ था, वो झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू वाले एरिया में हुआ था, जो संथल्स ने किया था। सिद्धू कान्हू इसमें एसोसिएटेड थे। इंडिगो डिस्टर्बेंसेस इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिगो जो प्लांटर्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर रहे थे, किसानों को इंडिगो उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे, और यही चीज़ एक्सप्लॉयटेशन आगे चलते 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 जब चंपारण सत्याग्रह होगा और गांधी जी उसे आके सॉल्व कराएंगे, तो वो इंडिगो प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू हो गई थी। बेसिकली इस वक्त के दौरान, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी पीक पे पहुँच चुका था और वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डाइंग के लिए इंडिगो की ज़रूरत होती थी। इंडिया में इंडिगो उगता था जिससे कि रिच ब्लू कलर बनता था, जिसे आज हम कहते हैं रॉयल ब्लू कलर, तो इसे रॉयल कलर भी कहा जाता है, जिसे यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग पहनते थे, कपड़ों में भी, कारपेट्स में भी, पर्दों में भी। रिच ब्लू कलर वाज मच इन डिमांड और उसकी डाई जो है वो इंडिगो के पौधे से बनती थी। इस वजह से यहाँ पर इंडिगो उगाया जाता था, बिकॉज उसकी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन उस वजह से ज़मीन की प्रोडक्टिविटी को फ़र्क पड़ता था और उसे बार बार उगाने से ज़मीन जो है वो एक तरह से बंजर हो जाती थी, कुछ और उस पर नहीं उगता था। तो इन रीजंस की वजह से यहाँ के किसानों ने रिवोल्ट कर दिया था, जिसे हम कहते हैं इंडिगो डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, अरुणा आसफ अली was a major woman organizer of underground activity during which of the following movements? अरुणा आसफ अली को बहुत ही फेमसली दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक, इनको जाना जाता है, इनफैक्ट तीन मेजर चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक, इन्हें जाना जाता है एज एन एडवोकेट, शी वॉज रियली गुड एडवोकेट। दूसरा, इन्होंने 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी, तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में, जहां से गांधी जी ने उसे लॉन्च किया था, इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को फहराया था।
और तीसरी इनकी अचीवमेंट जो है वो है अंडरग्राउंड रेडियो चलाने की, अंडरग्राउंड या सीक्रेट रेडियो जो इन्होंने चलाया था ड्यूरिंग, जिसे हम कह रहे हैं अंडरग्राउंड एक्टिविटी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 1940s में ये एक्टिव थी। उसी वक्त इन्होंने इंडियन फ्लैग भी फहराया, अंडरग्राउंड सीक्रेट रेडियो स्टेशन भी चलाया और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये अपने आप को, मतलब अंग्रेज ये सोचते रह जाते थे कि ये रेडियो कहाँ से प्रसारित हो रहा है, बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि उसका हेडक्वार्टर है कहाँ, बिकॉज आप कहीं से भी उसको जो सिग्नल्स हैं वो रिले कर सकते हो। सो दैट इज द काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड सीक्रेट एक्टिविटीज दीज फ्रीडम फाइटर्स वर एंगेज्ड इन, एंड विच अगेन सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स टू अ ट्रेंड जो पूछा जा रहा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में विमेन की कंट्रीब्यूशन के ऊपर एक दो सवाल जरूर आ रहे हैं हर साल HCS में, तो इस पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। Who among the following governor generals created the covenanted civil service of India, which later came to be known as the Indian Civil Service? So I think again one of the easier questions from the Indian national movement. Who is known as the father of civil services in India? The answer is Lord Cornwallis. Lord Cornwallis ने इंडियन सिविल सर्विस का सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया, इंडिया में इंडियन सिविल सर्विस को फॉर्मलाइज किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर। Whose speeches at the World's Parliament of Religions held in September 1893 made him famous as an orator by divine right and as a messenger of Indian wisdom to the Western world? I think again World Parliament of Religions 1893, इसे भी मैं एक इजी क्वेश्चन मानूंगा, हालांकि ये एक तरह से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ सवाल है, बट इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद थे जो कि शिकागो गए थे 1893 में, और उनके वहाँ पे दिए गए जो सवाल जवाब थे जिसका उन्होंने जवाब दिया था, उनकी बुकलेट्स, उनकी जो स्क्रिप्ट है वो बुक्स में छाप कर अब बेची जाती है। सो इट इज़ सो फेमस कि उन्होंने हर तरह के सवाल का क्या जवाब दिया। बेसिकली ही क्लब्ड इंडियन थॉट इनटू वेस्टर्न इमेजिनेशन। तो किस तरह से वो जवाब दे पाए, मैसेंजर ऑफ इंडियन विजडम टू द वेस्टर्न वर्ल्ड उन्हें कहा गया। सो इट वाज स्वामी विवेकानंद, जो कि फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो इनके गुरु थे, उनके नाम पे इन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। लास्ट क्वेश्चन, सती was declared a punishable offense. Again another question from social religious reforms. तो इसी पर्टिकुलर डिस्कशन में ये तीसरा सवाल है जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से है। पहले एक आत्माराम पांडुरंग के ऊपर था, उसके बाद एक ज्योतिबा फुले के ऊपर था, उसके बाद तीसरा जो है स्वामी विवेकानंद पे था, और चौथा जो है ये भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पे है, बिकॉज यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक ये एरिया जिससे काफी ज्यादा सवाल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से HCS में पूछे जा रहे हैं, दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो सती को 1829 में एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया था, और वो करने के लिए जिसने ब्रिटिश को कंपेल किया था दैट वाज राजा राम मोहन रॉय, द रेनेसां मैन ऑफ इंडिया, रेनेसांस मैन ऑफ इंडिया। यानी कि रेनेसां या इंटेलेक्चुअल रीबर्थ जो यूरोप में हुआ था उसे इंडिया में शुरू करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और ये इंडियंस को उनके ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताते थे, और उनको कहते थे कि तुम ये विडो रीमैरिज को एक्सेप्ट करना सीखो, सती को अबॉलिश करो, पर्दा सिस्टम को अबॉलिश करो, फीमेल एजुकेशन पे ध्यान दो। मतलब अपनी ग्लोरिफिकेशन करने की जगह वो इंडियंस को सिखाते थे कि कैसे आपको अपने रिलीजन में आई हुई डिफॉर्मिटीज को दूर करना है, और इससे हम एक ब्रह्म समाज बनेंगे। दैट वाज द आइडिया। और इन्होंने ही ब्रिटिश को कंपेल करके 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट पास करवाया था, और लोग इनके बहुत खिलाफ हो गए थे। आज हम इनको जो भी टाइटल दे दें कि ये रेनेसां मैन ऑफ इंडिया थे, ये बहुत महान थे, ही स्टार्टेड दिस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, लेकिन उस वक्त तो ज़्यादातर लोग इनके खिलाफ थे। लोग कहते थे कि भाई तुम हमारे इतनी जो पवित्र रिवाज चला आ रहा है सती का, जिसमें एक जो फीमेल है वो अपने पति की चिता के ऊपर ही जिंदा जला दी जाती थी, उसे वो लोग उस वक्त सही मानते थे। तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को बहुत क्रिटिसाइज़ किया,
बट 200 साल पहले भी उनमें इतनी विजडम थी कि वो इस चीज़ को लेकर बहुत पक्के थे कि मुझे ये चीज़ बैन करवानी है. सो इन 1829 ही लेड द ब्रिटिश टू पास दिस लॉ, जो कि पास हुआ भी. राइट, दैट इज ऑल. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.